हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। और दोस्तों, आज हम लोग करेंगे नवोदय 20 जनवरी में आने वाले पेपर 2024 की तैयारी। अगर नहीं करी है तो करना शुरू कर दीजिए, और फार्म अगर नहीं भरा तो भर लीजिएगा। 10 अगस्त को फार्म आ रहा है और इसी तरह के सारे प्रश्न आते हैं इंपॉर्टेंट। मैंने ये प्रीवियस ईयर में जो लगातार क्वेश्चन आते हैं और अति संभावित प्रश्न जो ज्यादातर पेपर में आने की बहुत ज्यादा संभावना है, वही सवाल हम लोग यहाँ पे कराते हैं। तो चलिए समझते हैं आज के क्वेश्चन। हम लोग ये करने वाले हैं, आप देख लीजिए शुरू में ही, और एक एक करके इनको हम लोग समझेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कहा गया है। पहले हमेशा हमेशा पेपर हाथ में आती, सबसे पहले उसको ध्यान से पढ़िए। प्रश्न को क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है तुमसे कि 12 मीटर गुणा 10 मीटर कक्ष के फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी, आपसे ये पूछ रहा है। यानी कि एक कक्ष यानी कि एक कमरा है, और कमरे का जो फर्श है उसकी आपको माप दी गई है। लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है। इसके अंदर हमें 10 सेंटीमीटर ऐसी छोटी छोटी पट्टी लगानी है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर। तो हमें ये बताना है ये जो पट्टियां हम इसके अंदर लगाएंगे, कितनी पट्टियों से इसका पूरा क्षेत्रफल, पूरा जो है ये फर्श ढक जाएगा, आपको ये बताना है। तो दोस्तों, पट्टियों की संख्या जब आपको इस तरह से बतानी होती है, एक क्षेत्रफल को दूसरे क्षेत्रफल से ढकना होता है, तब यहाँ पे कुल पट्टियों की संख्या जो होगी वो होगी आपका, ये जो आपका आयताकार कक्ष है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि कक्ष के फर्श का क्षेत्रफल, कक्ष के फर्श का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर, का क्षेत्रफल गुणा में बटे में इसके क्या करेंगे, पट्टियों का क्षेत्रफल, बटे में पट्टियों का क्षेत्रफल। अब कक्ष का क्षेत्रफल क्या है भाई, आयताकार है तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और पट्टी क्या है, वो भी तो आयताकार है, वो भी लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो हर एक प्रश्न में आपको गलत होने के चांसेस होंगे। इन दोनों के जो इकाई है, जो इनकी यूनिट है, वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि ये तो मीटर में है और ये किस में है, सेंटीमीटर में है। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, जो आपको मीटर में दी गई है ना लंबाई चौड़ाई, इसको बदल के हम सेंटीमीटर में बदल देंगे। और आपको पता है बच्चों कि 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है आपका 100 सेंटीमीटर। मीन्स अगर हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएंगे। चलिए लोड कराते हैं प्रश्न पे, पट्टियों की संख्या देखते हैं। तो लंबाई कितनी थी हमारी, 12 मीटर थी। तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी, 12 गुणा 100, यानी कि 1200 मीटर हो जाएगी। ठीक है, लंबाई कितनी हो जाएगी अब हमारी, 1200 मीटर हो जाएगी। चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई जो कमरे की थी वो 10 मीटर थी, तो 10 की हम 100 से गुणा करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई हमारी बदल गई, ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में था। तो कुल पट्टियों की संख्या बराबर हो गई कमरे का क्षेत्रफल, जो कि लंबाई गुणा चौड़ाई मीन्स 1200 गुणा में चौड़ाई हो गई 1000, और बटे में पट्टियों का क्षेत्रफल, पट्टी भी तो आयताकार ही है, और लंबाई कितनी है 10 और चौड़ाई कितनी है 8। चलिए काट देते हैं, 10 से एक जीरो कट जाएगी, 8 से 120 को काटें, 8 ही कम 8, बच्चे कितने 4, 8 पंजे 40। 15 की 1000 से गुणा करेंगे तो बराबर कितना आएगा बच्चों आपका, 15,000। तो कुल पट्टियों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 15,000। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर आ गया। समझ में आ गया आपको, ये ध्यान रखना, बस यूनिट आपको सेम रखनी है। अगर ये मीटर में है तो उसको भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे, और भाई क्षेत्रफल, कमरे का जो क्षेत्रफल है उससे हम पट्टियों के क्षेत्रफल से भाग करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये जो प्रश्न है ये पेपर में इतनी बार आता है लगातार, और ये बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन कर देता है। देखो प्रश्न में क्या कहा गया, पर इसको ध्यान से पढ़ो। कौन सी राशि है जिस पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में कुल राशि जो है 6,600 रुपए हो जाएगी। कौन सी राशि है, यानी कि हमसे यहाँ पे पूछा गया कि हमारा मूलधन क्या है। मूलधन को हम पी से दर्शाते हैं, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट हमसे यहाँ पे पूछ ली गई है। दर हमें दे रखी है कितनी, 8% वार्षिक, 8% वार्षिक हमें दर दी है। समय हमें दे रखा है यहाँ पे 4 वर्ष, 4 वर्ष हमें समय दिया है, और ये कितनी 6,600 हो जाएगी। तो ये क्या है, ये जो 6,600 है ये हमारा मिश्र धन है। 6,600 में क्या दे रखा है बच्चे, यहाँ पे मिश्र धन दे रखा है, जिसको हम अमाउंट कहते हैं, और अमाउंट दे रखी है 6,600। और हमसे पूछा है कि हमारी प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगी, कितने रुपए की राशि का ये मिश्र धन है, आपको ये पूछना है। तो बच्चों, इसका जो सूत्र होता है वो सूत्र आप लोग याद कर लेना, कि जो हमारा मूलधन होता है वो बराबर होता है मिश्र धन गुणा 100, बटे में 100 प्लस दर गुणा समय। ये सूत्र आपको यहाँ पे लगाना है। अमाउंट कितनी हो गई, 6,600 रुपए, 6,600 प्लस 100 प्लस आर टी, आर क्या है दर 8, और समय कितना है 4। चलिए गुणा कर देंगे हम, इसकी कितना मिलेगा, 6,600 गुणा में 100, और प्लस में कितना 8 चौक कितना हो गया बच्चों 32, और 32 में 100 जोड़ देंगे तो 132 हो जाएगा। इनको काट देते हैं, अगर किसी से कट रहे हैं, देखिए 11 से कट जाएंगे, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, यहाँ से भी 11 छिक 66, 600 हो जाएगा।
फिर 2 से काट दो, 2 छिक 12, 2 तिया 6, 0 0 300 और 6 से 6 पंजे 30, कितना हो गया 50। क्या बचा हमारे पास बच्चों 50 गुणा में 100, और 50 की 100 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा बच्चों आपका 5000। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। और आपने अगर तैयारी शुरू कर दी है तो अच्छी बात है। और अगर आप कंफ्यूजन हो कि भाई आपको कौन सी किताब खरीदनी चाहिए, नवोदय 2024 में 100% सफलता लेने के लिए अगर आपको बुक खरीदनी चाहिए तो आप खरीदिए ये वाली बुक, चक्षु प्रकाशन की जो है जवाहर नवोदय विद्यालय। इस बुक की खास बात ये है, क्यों आपको ये खरीदनी चाहिए, क्यों मैं रिकमेंडेड करता हूँ आप लोगों को, क्योंकि एक तो विद्यालय समिति द्वारा ही संचालित है, पहली बात तो यही होगी इसकी। दूसरी, इस वाली बुक में आपको 2500 से ज्यादा वैकल्पिक पेपर, 6 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और 10 सोल पेपर मिलेंगे 2014 से लेकर 2023 तक के। साथ ही साथ जब आप इसको कंप्लीट कर लो तो आप इसकी प्रैक्टिस सेट की किताब भी ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की जो बुक है, इस बुक में आपको 1800 वैकल्पिक पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट और 5 सोल पेपर मिलेंगे। और ये बुक आप कहाँ से खरीदोगे, आप अपने जाकर नजदीकी बुक सेलर से खरीद सकते हो या फिर आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप इसको कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि एक वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर तो हानि हो जाती है, और इसी वस्तु को अगर 700 रुपए में बेचा जाता है तो दुकानदार को पहले से होने वाली हानि से 3 गुना लाभ हो जाता है। तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, यानी कि ये वस्तु कितने की थी। तो बच्चों पहले थोड़ा सा लाभ हानि पे मैं ध्यान डालता हूं आपका, ताकि आपको पता चले लाभ हानि होती क्या है। देखो, जब हम किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचते हैं उसको हम क्रय मूल्य पूछते हैं। ठीक है, जिस मूल्य पर वस्तु को हम खरीद के लाते हैं वो हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है, और क्रय मूल्य हमारा इसमें दिया नहीं गया, यही तो पूछा, तो क्रय मूल्य को आप एक्स मान लीजिए। जिस वस्तु पर हम बेचते हैं उसको हम विक्रय मूल्य पूछते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य जिस पर वस्तु को बेचते हैं। अब ये जो क्रय और विक्रय होता है यही तय करता है कि हमारी चीज पर हमें लाभ हो रहा है या फिर हमें हानि हो रही है। तो हमें हानि होती कब है, जब, भाई देखो समझने की बात है, मान लीजिए आप 10 रुपए की एक चॉकलेट लेके आए और उसी चॉकलेट को आपने 10 की जगह कितने का, 13 रुपए का बेच दिया किसी को। तो यहाँ पे भाई 10 रुपए जो था आपका वो क्रय मूल्य था और 13 रुपए आपका विक्रय मूल्य था। तो आपने 13 में से अगर 10 घटाएंगे, यानी कि विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य को माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है हमारा लाभ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 का खरीद के लाए थे और 13 का तुमने बेचा, तो 3 रुपए का तुम्हें इसमें क्या हुआ, सीधा सीधा लाभ हो गया। यहीं पर उल्टा क्या हो जाता कि आप इसको 10 रुपए की खरीद के लाए थे, यानी कि क्रय मूल्य आपका 10 रुपए था, और 10 की जगह इसमें आपने इसको 10 की जगह 8 का बेच दिया, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। तो अब क्या हो गया आपको बच्चों, हानि हो गई। 10 का लाए थे लेकिन सामान तो तुम्हारा 8 का ही बेचा, 2 रुपए का आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो यानी कि अब आपको पता चला कि जब हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, हानि मिल जाती है। और जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करते हैं तब हमें लाभ मिलता है। ठीक है, अब सवाल पे आते हैं। क्रय मूल्य हमने मान लिया कि भाई हमें क्रय मूल्य निकालना, तो क्रय मूल्य हमारा अक्स है। पहले इसने सामान को 500 रुपए में बेचा, लेकिन 500 रुपए में जब सामान को बेचा तो उसको हानि हुई थी। तो कितनी हानि हुई इस बंदे को, इसको हानि हुई कितनी, हानि बराबर क्या होता है बच्चों, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। एक्स रुपए की तो खरीदी थी और 500 रुपए की इसने बेची, तो इसको नुकसान हो गया एक्स माइनस 500 रुपए का, ये इसका हानि आ गया। फिर कह रहा है कि इसने वस्तु को 700 रुपए में बेचा और इस बार इसको क्या हो गया, पहले से होने वाली हानि से 3 गुना ज्यादा लाभ हो गया। तो पहले तो पता करो लाभ कितना हुआ इस बंदे को। लाभ बराबर क्या होता है बच्चों, विक्रय मूल्य माइनस करें। तो जब इसने 700 में बेचा तब इसको लाभ हुआ, तब लाभ हो गया इसका 700 माइनस एक्स। लेकिन ये जो इसको लाभ हुआ ये इस पहले होने वाली हानि का कितना था, 3 गुना था। इसका मीन्स कि ये जो हमारी हानि थी एक्स माइनस 500 और ये जो हमारा लाभ आया 700 माइनस एक्स, ये जो लाभ है बच्चों, ये 700 माइनस एक्स जो लाभ है, ये लाभ इस पहले होने वाली हानि का कितना है, 3 गुना। यानी कि इस हानि में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये इस लाभ के बराबर हो जाएगी। इसको हम हल करेंगे, यहां से ब्रैकेट खोलेंगे तो 3x, 3 पंजे कितना हो गया बच्चों 1500 बराबर 700 माइनस एक्स। अब आपको क्या करना बच्चों, एक्स को एक साइड लेकर आइए, तो आपका 3x तो पहले से ही इधर है और ये जो x माइनस है इधर आकर ये भी आपका प्लस का x हो जाएगा। इधर आपका 700 और ये जो 1500 माइनस है बराबर से इधर जाएगा, ये प्लस के 1500 हो जाएगा। 3 और 1 कितना हो गया बच्चों 4x और 15 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2200। x बराबर 2200 बटे में कितना 4, इससे 4 से भाग कर देंगे इसको, 4 पंजे 20 बचा 2, 4 पंजे 20 बचा 0, कितना हो गया 550 रुपए। तो वो वस्तु जो हमारी थी वो 550 रुपए की थी।
उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है, यानी कि 2 नींबू वो 1 रुपए के खरीद लेता है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ये इसका क्रय मूल्य है। 2 नींबू कितने के खरीदे उसने? 1 रुपए के। और 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेच देता है। वो जो बेचता है 3 नींबू बेचता है, 3 रुपए के 5 के हिसाब से बेच देता है। मीन्स यहाँ पे ये कह रहा है कि 5 नींबू जो है वो बेचता है कितने के? 5 नींबू यहाँ पे बेच रहा है 3 रुपए के। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है आपको ये बताना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है ना, 2 नींबू और 5 नींबू है, तो आपको ऐसे नहीं पता चल रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो नींबू की संख्या को बराबर कर लो या फिर आप रुपए की संख्या को। तो नींबू की संख्या को बराबर करते हैं। नींबू कितने? 2 और 5। 2 और 5 अगर यहाँ पे है तो 2 और 5 का लैसे कितना होता है? 2 5 का लैसा होता है 10। मीन्स कि ऐसी संख्या देखनी है जो 2 और 5 दोनों से कट जाए, यानी कि 10 है। तो हम यहाँ पे 10 नींबू बना लेंगे। कैसे बनेंगे? 5 से गुणा करेंगे दोनों तरफ, इधर भी इधर भी। इधर भी हम 10 नींबू बनाएंगे तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, 2 पंजे 10, तो इधर भी 2 से गुणा करेंगे। अब ये 10 नींबू खरीद रहा है कितने में? 5 रुपए में। 10 नींबू बेच रहा है कितने में? 6 रुपए में। मीन्स क्रय मूल्य कितना हो गया? 5। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन बताया, क्रय मूल्य कितना हो गया? 5। विक्रय मूल्य कितना हो गया बच्चों आपका? 6। तो आपको यहाँ पे लाभ कितना हुआ? लाभ बराबर होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 6 माइनस 5, 1 रुपए का लाभ हुआ। अब आपसे पूछा गया है लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य, यानी कि 1 बटे क्रय मूल्य कितना आपका? 5, और गुणा में कर दो 100। 5 दूनी 10, इसको 20% का लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको 5 सवाल समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ एक क्वेश्चन छोटा सा है, इसको देख लीजिए। कौन सा कथन सत्य है आपको ये बताना है। शून्य एक विषम संख्या है, शून्य एक सम संख्या है, एक अभाज्य संख्या, न तो विषम और न ही सम है। तो बच्चों शून्य जो होता है ना, वो ना तो सम होता और ना ही विषम होता। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।